बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए माजी में सऊदी अरब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुत्तहदा अरब इमारात यानी दुबई बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं। और हमने ये देखा है कि इनकी जो लीडरशिप है सऊदी अरब में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप हमने देखा कि जलावतनी की ज़िंदगी गुजार रही थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुत्तहदा अरब इमारात में। ताहम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लंदन की एक अपनी अहमियत है, लेकिन इस बार दोबारा पाकिस्तान की सियासत में लंदन की जगह दुबई अहम हो गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कहते हैं मरकज़ी क़यादत या कह सकते हैं सरबराहान दुबई में मौजूद हैं। तो दुबई में ये जो दो बड़ी सियासी जमातों का इकट्ठ है उसमें हमें इत्तेहादी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये दो बड़ी सियासी जमातें दुबई में इकट्ठे होकर ईद की छुट्टियां मना रही हैं या फिर पाकिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों के हवाले से 5 अहम सवालों के जवाब तलाश कर रही हैं। दुबई में इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब को खुशामदीद कहता हूँ। कायरा साहब, दुबई में हो क्या रहा है बेसिकली? दुबई में जिंदगी मामूल के मुताबिक है और ईद की तैयारियां हो रही हैं। अच्छा, जिंदगी मामूल के मुताबिक है और ईद की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन साथ साथ कुछ मुलाकातों की भी इत्तलात आ रही हैं कायरा साहब। मेरे पास भी आप जैसी इत्तलात ही है, मैंने भी मीडिया से सुना है। मेरे पास कुछ फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है कि किस किस की कहां कहां मुलाकात हुई है। ना ही मुझे उसका एजेंडा पता है। लेकिन ये यकीनन जितना मीडिया में खबरें हैं, मुलाकातें होना मामूल का काम है। हम कोई मुखालिफ तो है नहीं, एक ही हुकूमत का हिस्सा है और आपस में पहले भी मिलते रहते हैं। लंदन जाए वहां भी मिलते हैं, अब यहाँ दुबई में इकट्ठे हुए हैं यहाँ भी मिल रहे हैं। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है। उनकी क़यादत जो है मियां नवाज शरीफ साहब के अलावा बाकियों के साथ तो यहाँ मुलाकात रहती है और वहां पे अब सियासतदान इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे नहीं पता एजेंडा क्या है, लेकिन ये बात तो तयशुदा है ना कि सियासी एजेंडा ही होगा। और सियासी एजेंडा क्या हो सकता है? बिल्कुल, कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़े चैलेंजेस का सामना कर रही है और हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए। ये जरदारी साहब का भी ख्याल है, ये मियां शहबाज शरीफ साहब का भी ख्याल है और इस पे हमारी पूरी कोशिश है कि ऐसा हो। इस पे बात हो सकती है, अगले इलेक्शन पे बात हो सकती है, सही इलेक्शन में ताकत पे बात हो सकती है। कायरा साहब, ये पांच अहम सवालात हैं जिनके गिर्द ये सारी कहानी घूम रही है, वो आपसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ही अच्छा ना होता कि ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए कोई पैगाम मौलाना साहब को या दीगर इत्यादियों को भी दे देते। मुमकिन है सरदार अख्तर मेंगल दुबई में ही हो तो दीगर इत्यादियों से भी इस सारे मामले पे बात हो जाती। सिर्फ बिग टू यानी पीपल्स पार्टी और PMLN का बैठना क्यों ज़रूरी था? हो सकता है जरदारी साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने इसी को अच्छा समझा हो, वो इसी को अच्छा समझते हो। आपकी नज़र में अच्छा होना कुछ और बात है, उनकी नज़र में अच्छा वो वही करेंगे जो उनकी नज़र में अच्छा है और उनका तजुर्बा और उनका ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस है। वो जानते हैं कि क्या होना चाहिए। सही। कायरा साहब, जो 5 बुनियादी सवालात हमारे सामने आते हैं जो इस इकट्ठ में भी हमें हमारी मालूमात के मुताबिक ज़ेर बहस हैं, असेंबलियों की तहलील के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? क्या असेंबली एक आध दिन पहले तहलील होनी चाहिए या फिर अपने वक्त पर खुद ही अपना टेन्योर पूरा करके ख़त्म हो जानी चाहिए? इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। एक बात तय है कि अगस्त के पहले या दूसरे हफ्ते में असेंबली टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। मुद्दत टूटेगी नहीं, असेंबली की मुद्दत पूरी हो जाएगी और या असेंबली तोड़ दी जाएगी। दोनों सूरतों में सही इलेक्शन जाके अक्टूबर या नवंबर में होगा, नवंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 60 डेज में इलेक्शन होता है या 90 डेज में। ये तो प्रोसेस है, ये हुकूमत होगी नहीं। 60 डेज हो तो या 90 डेज हो तो दोनों सूरतों में केयरटेकर गवर्नमेंट होना है, तो क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा कायरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हैं, सेनेटर हैं अफनानुल्लाह साहब, उन्होंने एक दिन इंकशाफ किया कि काबीना में असेंबली की मुद्दत को 6 महीने बढ़ाने की बात हुई थी। कोई ऐसी बात मौलाना साहब की भी तजवीज़ हमने सुनी है, रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उससे कुछ इत्तफाक करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पर क्या राय रखती है? मेरी मौजूदगी में पाकिस्तान की काबीना के अंदर मैं भी उसका हिस्सा हूँ। मेरी मौजूदगी में इस पर कभी इस तरह डिबेट नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। कोई डिबेट नहीं हुई कभी, बल्कि जब भी कभी इंडिविजुअली लोगों से गुफ्तगू हुई है, साथियों से गुफ्तगू हुई है,
तो सबकी राय यही है कि हमें आइन के अंदर दी गई मुद्दत के बाद जब असेंबलियों की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो फिर उससे आगे जाने का रास्ता भी कोई नहीं है, आईनी कोई रास्ता नहीं है। आइन एक गैर मामूली सूरत हाल के लिए एक सेफ्टी वॉल्व रखता है, लेकिन वो क्या है कि मुल्क के अंदर अगर कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल हो जाती है, जंग लग जाती है, कोई सिविल वार हो जाती है, कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई तूफान आ जाते हैं, कोई पेंडेमिक फैल जाता है खुदा न खास्ता, तो ऐसी सूरत में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन न रहे तो आप इलेक्शन की मुद्दत को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो भी सब्जेक्ट टू रिव्यू ऑफ द कोर्ट होगा। लिहाजा मेरे नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान इनमें से किसी सूरत हाल का सामना कर रहा है। ठीक, कायरा साहब, सबसे अहम सवाल जो मौजू बहस भी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नजम सेठी साहब चले गए, क्या नजम सेठी साहब निगरान वजीर आज़म के मुमकिना तौर पर, मुत्तफ़िका नहीं कह रहा, मुमकिना तौर पर अगर उम्मीदवार हुए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें वैलिडेट करेगी मियाँ साहब की तजवीज़ पर? ये बात तो जी मेरी क़यादत फैसला करेगी, और वो जब फैसला करेगी उस पर मुशावरत हमसे करेंगे तो उनसे मशवरा करेंगे। मैं अपनी राय मीडिया में तो नहीं दे सकता। कायरा साहब, एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट। नदीम अफजल चंद साहब खुद तो रिकॉर्ड पर हैं कि वो कहते हैं कि PMLN के बजाय PTI के साथ इत्तेहाद किया जाए, लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो नेगोशिएशंस हो रही हैं उनमें आपकी सीट है, राजा परवेज़ अशरफ साहब की सीट है, नदीम अफजल चंद साहब की सीट है, जिन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि नून लीग उनकी हिमायत करे। तो क्या ये भी मौजू बहस होगा दुबई में? ये जो आपने फरमाया ये भी मेरे इल्म में एक एजेंडा आइटम के तौर पर तो कभी डिस्कस नहीं हुआ, ना हमारी जमात के अंदर कभी डिस्कस हुआ। हमारी क़यादत का अगर किसी वक्त पे मुस्लिम लीग के साथ डिस्कस हुआ है तो मेरे इल्म में नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। हाँ, अगर कॉपरेशन का फैसला होता है तो फिर वो इस तरह नहीं होगा कि फला सीट। मेरे ख्याल में उसके लिए फिर कोई और फार्मूलाज होते हैं, लेकिन ये जब कोई ऐसा डिस्कशन होगी तो इस पे बात हो सकती है। अभी देखे ना, हमारे कुछ साथियों ने कोई बातें कर दी, वो उनके जाती ख्यालात थे, अब वो पार्टी के ख्याल के तौर पे मीडिया के अंदर डिबेट हो रहे हैं, हमें इस पे ख्याल करने की जरूरत है। सही। आपका अपना जाती ख्याल क्या है, नून लीग या PTI पंजाब में या फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ अच्छा अलायंस किसका हो सकता है? तो ये आप क्या चाहते हैं मुझसे कि मैं कोई कमेंट करके बाकी जमातों को इस वक्त में ऑफेंड करूं? नहीं, मैं नहीं चाहता। मैं आपसे एज स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आप चूंकि एक सियासी रहनुमा हैं। स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स तो अपनी जगह, लेकिन मैं इस वक्त किसी एक जमात का नाम लूं तो बाकी मेरे बारे में क्या समझेंगे? वो कल मुझे गिला करेंगे, मेरी जमात को गिला करेंगे कि आपके लोग तो हमारे बारे में ये कह रहे हैं, और आप भी हवाना उड़ा देंगे कि कायरा ने ये कह दिया, बाकियों की छुट्टी करा दी, फलान कर दिया। सही। अच्छा, चलें कायरा साहब चलें, ठीक है। आप इस सवाल को जैसे कहते हैं वो क्रिकेट की जुबान में वेल लेफ्ट करने के मूड में, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की आपने बात की। दुबई जो मीटिंग है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी का एजेंडा हो सकता है या चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स भी हो सकती है? चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो बड़ा मशहूर सेइंग है ना लेनिन की कि इकोनॉमी इज कॉन्सेंट्रेटेड पॉलिटिक्स। सो ये तो इकोनॉमी सारी सियासत ही सियासत है, पेट न पइयां रोटियां तो सबे गल्लां खोटियां। सो अगर वहां पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी होगा तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ही होगा, और उसके ऊपर अगर पॉलिटिकल इश्यूज अलग भी करने होंगे तो उसमें पॉलिटिकल इश्यूज भी डाल लेंगे। ये कौन सा है कि जी ये सिर्फ मईशत का 2+2=4 का सवाल होना है, उसमें लार्जर पॉलिटिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज भी हो सकते हैं। कायरा साहब, बिलावल ने बगैर नाम लिए एक इशारा दिया था कि उन्होंने कप्तान को पैगाम भेजा था कि 9 मई के वाक़यात से डिस्टेंस करें, और अगर कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन नहीं किया उन्होंने। तो क्या चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स में PTI भी डिस्कस हो सकती है एज अ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर, या आप समझते हैं कि 9 मई के बाद ये मुमकिन नहीं रहा? जी, 9 मई से पहले हम इमरान खान साहब की गालियां खाते रहे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे और कोशिश करते रहे, उनको दावतें देते रहे। वो हुकूमत में थे तो मुज़ाकरात की दावतें देते रहे, हम हुकूमत में आए तो मुज़ाकरात की दावतें देते रहे।
खान साहब फौज और दीगर इदारों के ऊपर चढ़ दौड़े, फिर भी हम उन्हें, और वो उनसे तकाजे कर रहे थे कि इनको घर भेज दें, असेंबली डिसॉल्व कर दें, और हम उन्हें कह रहे थे कि जहां आप मुतालबे कर रहे हैं वहां मुतालबा नहीं बनता, ये सियासी लोगों से मुतालबा करें, आए बैठ के बात करते हैं। उस वक्त तक तो हम कोशिश करते रहे। 9 मई को इमरान खान साहब ने जो खुद अपने हाथों से बीज बोए थे, खुद उन्होंने कोशिश की थी 6-8 महीने, उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे अब सूरत हाल चेंज हो गई। अब खान साहब को चाहिए, मुज़ाकरात तो होने चाहिए, इस पे तो कोई दूसरी राय नहीं, लेकिन उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट अब उन्होंने पैदा करनी है, अब ये हमारे जिम्मे नहीं रहे। सही। इनेबलिंग एनवायरनमेंट की आपने बात की, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मौजूद बहस हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में जो सिविलियंस का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल है वो है, दूसरा आपने इनेबलिंग एनवायरनमेंट की बात की, तो इनेबलिंग एनवायरनमेंट कायरा साहब क्या ये हो सकता है कि -1 हो, या खान साहब किसी को जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब या किसी को नामजद कर लें और वो बैठ के बात करें, कोई ऐसी तरतीब जरदारी साहब डिस्कस कर सकते हैं मियां नवाज शरीफ से दुबई में? मेरे इल्म में नहीं है, ये तो मेरी और आपकी डिस्कशन है। जरदारी साहब का या मियां नवाज शरीफ साहब का ये तो एजेंडा मेरा नहीं ख्याल कि जो होगा। और एनेबलिंग एनवायरनमेंट यही है कि खान साहब अब वो हालात खुद पैदा करें कि जिससे मुज़ाकरात की राह हमवार हो सके। एक तो वो सियासी जमातों के साथ किए गए अपने सलूक पे माजरत करें, और दूसरा जो हालात उन्होंने पैदा किए उस पे भी वो कौम से माजरत करें कि वो उन्होंने ज्यादती की है, तो फिर ही कोई सूरत बन सकती है ना। सही। अच्छा कायरा साहब, इस वक्त जो भी आपने कहा, जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट के जो CBMs आपने बताए, DG ISPR ने भी कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बातें बहुत, ये हो सकता है ये दुरुस्त हो सकता है दुरुस्त ना हो, ये मेरी जाती राय है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपकी जाती राय है, लेकिन इस वक्त जो एक सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था वो बात कहीं और निकल गई, लेकिन जो सबसे अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा, चूँकि जब पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात हो रही है, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में हुकूमत बनाने की कोशिश करती है तो उसे तख्ते लाहौर की हुक्मरानी या कम अज़ कम एक बड़ी स्ट्रेंथ आपको पंजाब में चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इफ एंड बट्स पे बात कर रहे हैं, सोलो फ्लाइट करनी पड़ती है पीपल्स पार्टी को पंजाब में, तो अभी जो आपकी सिचुएशन है उससे कितनी बेहतरी की उम्मीद आप देखते हैं? सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, और जो 2018 में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है, वो हमारे साथी इस बात को भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, या दानिस्तन उस पर बात नहीं करते कि 2018 के इलेक्शन से कब हमारी जमात के ऊपर जो वार हुआ था, कारी वार, जिसके नतीजे में हमारे काफी तादाद में इलेक्टेबल जो थे मुख्तलिफ हल्कों से, उनको वहां से PTI में भेज दिया गया, और पीपल्स पार्टी के उनके बंदों के जाने के बाद एक तासर दिया गया कि पीपल्स पार्टी तो फारग हो गई, पीपल्स पार्टी तो ये हो गया, पीपल्स पार्टी के लोग छोड़ गए। तो ये जो एक हवा बनाई जाती है, इससे नुकसान तो होता है। अब जो हवा बनी थी, सही, जिनके लिए बनी थी, वो भी खुद उनकी अपनी हवा उखड़ी हुई है, और लोगों को भी ये 5 साल में समझ आ गई कि कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, किस जमात का आइन के साथ, कानून के साथ, लोगों के, मजदूरों के, किसानों के, हवाओं का रुख, मुलाजमों के साथ कौन सी जमात उनके करीब है। कायरा साहब, हवाओं का रुख अगले इलेक्शन में बदल रहा है पंजाब में पीपल्स पार्टी के लिए? हवाओं का रुख इसलिए कि लोगों के पास अब फेयर जजमेंट का खुला मौका है। उन्होंने सारी जमातों की परफॉर्मेंस देख ली, उन्होंने इमरान खान साहब के यू टर्न भी देख लिए, उनके जाली नारे, और ज़ियाउल हक की तरह फिर एक दफ़ा मदीने की रियासत का नारा जो उन्होंने अनफॉर्चुनेटली एक मुकद्दस नाम अपनी जेल साजी के लिए इस्तेमाल किया, वो भी लोगों ने देख लिया। और अब पाकिस्तान के लोग इस बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि हालात जब फंस जाते हैं तो उससे निकालने के लिए आसिफ जरदारी जैसी विजडम चाहिए। तो जरदारी साहब को लोग अब ये बात मानने पे मजबूर हो गए, तो इंशाल्लाह अगले इंतखाब में इसका बड़ा वाज़ेह असर आपको नजर आएगा।
थैंक यू कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब से हम बात कर रहे थे और मेरी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप ने दुबई प्लान कह लें या दुबई जो नेगोशिएशंस हैं उसके हवाले से जो हिदायत दी हैं अपनी लीडरशिप को, कायरा साहब ने हमारे पूरे सेगमेंट पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया और बहुत से सवालों को बहुत बेहतर अंदाज में वेल लेफ्ट किया। शुक्रिया कायरा साहब। के बाद ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे JUI फे के कामरान मुर्तज़ा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा कमरुज़्ज़मान कायरा से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से। जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले नाज़रीन बताया था कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक ज़माने में लंदन प्लान की बड़ी अहमियत होती थी और जैसे ही हमारे जिसे कहते हैं उलमा हज़रात या JUI वाले बरतानिया पहुँचे, कामरान मुर्तज़ा साहब कुछ दिन कब बरतानिया में थे अपने साहबजादे की ग्रेजुएशन के लिए, तो हमारे सियासी जो इस वक्त बिग टू हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों ने अपना इकट्ठ लंदन के बजाय दुबई में रख लिया। तो कामरान मुर्तज़ा साहब से सवाल करेंगे कि इस सियासी इकट्ठ में हमें JUI फे नज़र नहीं आ रही। कामरान साहब, कोई नाराज़गी है, क्या मामला है? देखिए, मैं नहीं समझता कि मौलाना को बीच में से निकाल दिया जाए इस सारे सियासी मंजरनामे में और कोई बाला कोई पार्टियां जो है ना वो बैठ के आपस में कोई बातचीत करके और किसी नतीजे पे पहुंच जाए। मौलाना साहब के बगैर शायद ऐसा मुमकिन नहीं है, मगर अभी तक जो मेरी इत्तला है पार्टी को कम से कम इस बात के लिए नहीं कहा गया कि कोई अगर सियासी मामला है और दुबई में उस पर बातचीत हो रही है तो ज़ाहिर है JUI की नुमाइंदगी वहाँ पे होनी चाहिए थी। मौलाना साहब खुद होते, तरफ से डेलीगेशन होती, तो मेरी समझ से बाहर है। अच्छा कामरान साहब, हमारे सामने जो अभी तक की चीज़ें आ रही हैं, दुबई नेगोशिएशंस या दुबई टॉक्स या दुबई प्लान कह लें, उसमें कहानी 5 सवालात के गिर्द घूम रही है और यही 5 सवालात हैं जिनके जवाब दुबई में तलाश किए जा रहे हैं। यही 5 सवालात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आपके ख्याल में पहला सवाल ये है कि असम्बलियों की तहलील कब हो सकती है? क्या हुकूमती इत्तेहाद ने कोई JUI फे से इसके मुतल्लिक बात की है या आपकी जमात कोई ओपिनियन रखती है? देखिए, अभी तक जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है अब तक कोई बात नहीं हुई असम्बलियाँ तोड़े जाने के हवाले से, मगर लीगल पोजीशन ये बनेगी कि अगर आप कोई 4, 5, 7 दिन पहले असम्बली तोड़ देते हैं तो फिर आपको 90 दिन का टाइम मिल जाता है और अगर टाइम पूरा होता है 13 अगस्त तक, 14 अगस्त तक, तो फिर जो है ना आपको 60 दिन का टाइम मिलता है। मगर इसमें जो है एज ए जमात JUI को अभी तक शायद एतमाद नहीं। अच्छा कामरान साहब, इसी में दूसरा सवाल जिसको आपने एलिब्रेट किसी हद तक कर लिया कि अगर पहले असेंबली तहलील होती है तो 90 दिन का टाइम होगा और अगर अपने वक्त पे मुकम्मल होती है तो फिर 60 दिन का टाइम होगा, तो बहस में अक्टूबर और नवंबर के इंतखाबात हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जो दुबई टॉक्स हैं उसमें अक्टूबर या नवंबर के अलावा इंतखाबात ना होने पर भी बात हो रही है और बहुत से लोगों का ये ख्याल है और ये कयास है, मैं आपके सामने सवाल रख रहा हूँ कि JUI फे चाहती है कि अगर 6 महीने असेंबलियों की मुद्दत बढ़ाई जा सकती है तो बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। पेशावर में हमारी शूरा का इजलास हुआ पिछले दिनों में, आपको भी पता है उसका, और उसमें हमने को हेड दे दिया है पार्टी के तमाम जो ग्रुपों के सरबराह हैं, अमीर हैं और ज़िलों के जो अमीर हैं उनको को हेड दे दी और इलेक्शन के हवाले से तैयारी जो है वो मुकम्मल जोरों शोर से इस वक्त जारी है। तो अगर इलेक्शन के हवाले से हमने तैयारी जो है करनी शुरू कर दी है तो नहीं करेगी कि इलेक्शन आगे चले जाए। तो जहाँ तक मेरी इत्तला है इलेक्शन हम उसी अक्टूबर या नवंबर का फर्क कितना है, इसमें एक तो थोड़ा सा पार्टीज को ज्यादा टाइम मिल जाता है, 90 डेज टाइम मिल जाता है, शायद कन्वीनियंस इलेक्शन कमीशन के लिए भी हो जाती है, उनके पास भी टाइम कुछ ज्यादा आ जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ने तो बहरहाल तैयारी शुरू कर दी होगी, मगर पार्टीज को भी जो है कैंपेन के लिए ज्यादा ठीक हो गया। कामरान साहब, एक और सबसे अहम सवाल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 5 सवालात के गिर्द कहानी घूम रही है। निगरान वज़ीर आज़म एक ऐसा मामला है, आर्मी चीफ की तकर्री पे हमने देखा कि इत्तेहादियों ने कहा कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, वज़ीर आज़म ने बुला के हमसे मशावरत किया, उनका शुक्रिया, लेकिन ये इख्तियार उनका है, उन्होंने नामजदगी करनी है, वो जिसे करना चाहें। इत्तेहादियों ने उन्हें मैंडेट दिया, क्लीन चिट दी, तो निगरान वज़ीर आज़म पर भी JUI फे कोई नाम देगी या मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मैंडेट देगी कि जो फैसला आपने करना है निगरान वज़ीर आज़म का करें?
देखिए, जहाँ पे अलायंस होते हैं वहाँ पे मुशावरत होती है। इवन आर्मी चीफ के हवाले से भी मुशावरत हुई होगी यकीनन, पार्टी के सरबराहों के दरमियान, पार्टीज के सरबराह, और मुशावरत के नतीजे में एक प्रिंसिपल किया गया था कि उसको जो है वो आप नॉमिनेट करें। ये प्रिंसिपल स्टैंड तमाम पार्टीज का था, इत्तेहाद में शामिल। अब निगरान वजीर आजम के हवाले से भी कोई न कोई बात है पार्टीज के दरमियान, फिर उसके बाद जो है ना वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करेंगे वजीर आजम, और अल्टीमेटली किसी नतीजे से। तो जेयूआई की शूरा ने निगरान वजीर आजम और बिलखुसूस निगरान वजीर आला बलूचिस्तान, चूंकि अपोजिशन लीडर आपके पास है बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में, इन दो अहम ओहदों के लिए कुछ नामों को शॉर्टलिस्ट किया है जेयूआई की शूरा ने? नहीं, अब तक, क्योंकि मामला उस दरपेश नहीं था। ऐसा है कि दो बॉडीज हमारी जो है सही में, और दो बॉडियों में कैंप बॉडी का इजलास होगा और कैबिनेट या पार्टी के अंदर पार्टी कैबिनेट, वो उसका जो है इजलास किसी भी वक्त जो है बुलवाया जा सकता है, क्योंकि वो तादाद के हवाले से छोटी पार्टी, उस वक्त जब मौका आएगा मुशावरत की। ठीक हो गया। कामरान मुर्तज़ा साहब, एक और जो सबसे अहम सवाल है और वही सवाल दुबई में भी घूम रहा है, हम आपके सामने भी रखेंगे कि पीडीएम की जो जमातें हैं या जो मौजूदा हुकूमती कोलिशन है, उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो अगला इंतखाब इत्तेहाद की सूरत में लड़ें या फिर सीट एडजस्टमेंट करें, या जेयूआई समझती है कि वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म को एक्टिव करेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा ना हो, या फिर जेयूआई फे समझती है कि वो तन तनहा सोलो फ्लाइट करे, इस बार जमात इस्लामी को भी एमएमए में मिलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शंस क्या हैं जेयूआई फे के पास, बिलखुसूस बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है? देखिए, इस पे अब अभी तक किसी फाइनल उस बात पे नहीं हम आए, मगर हम अपने तौर पे हमने सूबों को एक्टिव कर है, और सूबों को एक्टिव करने का मतलब ये है कि आप दो सूबों में कम से कम जो है ना अपने लिए जो है कैंडिडेट तलाश करें, और कैंडिडेट तलाश करने के बाद जो है फिर उसके बाद अगला मरहला आएगा जिसमें सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या फिर मिल के लड़ने का ऑप्शन हो सकता है। मगर मिल के लड़ने का ऑप्शन मेरा ख्याल है कि नहीं, लोकली जो है हम सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सही सही। कामरान साहब, एक आखिरी सवाल 30 सेकंड्स में चाहूंगा कि आप इसको प्रिसाइज करें कि मुल्क को इस वक्त चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज्यादा जरूरत है या चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स की? दोनों की। दोनों, एक के बगैर दूसरे का फायदा नहीं होगा और दूसरे के बगैर पहले का फायदा नहीं। आपने कुछ बातों पे पॉलिटिक्स में मुत्तफिक होना चाहिए और कुछ बातों में मईशत पे मुत्तफिक होना चाहिए। अगर नहीं मुत्तफिक होंगे तो मुल्क। सही। इसमें तमाम सियासी इकाइयां बशमूल पीटीआई शामिल है। पीटीआई को हम सियासी कुव्वत नहीं समझते। पीटीआई जो है ना, आपने जब भी देखा, आप जिस वक्त वो भी जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम मुकर्रर कर लीजिए, उसने दहशतगर्दी की, उसने कानून को हाथ में लिया, उसने तोड़ फोड़ की रियासती अदारों पे, रियासती इमारतों पे उसने हमले किए। हम उसको एक सियासी कुव्वत नहीं समझते। चलें, ठीक है। थैंक यू कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े ने दुबई जो मीटिंग्स हैं या जो दुबई प्लान है उसके हवाले से लाइल्मी का इज़हार किया। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा उनके इल्म में नहीं है कि दुबई में क्या कुछ हो रहा है, लेकिन जो 5 बुनियादी सवाल दुबई में डिस्कस हो रहे हैं वो हमने उनके सामने रखे। उन्होंने अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार आमिर इलियास राना हमारे साथ होंगे। वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं वो इस पर रोशनी डालेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने एक जो सियासी आरा है दुबई प्लान के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई फे का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। इस सारी सियासी डेवलपमेंट पर सियासी तज्ज़िया निगारों और सीनियर सहाफ़ियों की गहरी नज़र होती है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आमिर इलियास राना साहब। बहुत ही इंसाइट रखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर। राना साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। राना साहब, दुबई में जो कुछ हो रहा है, आमिर इलियास राना को इस्लामाबाद से क्या नज़र आ रहा है? देखें, जब कोई नया जाहिर है कि इलेक्शन आ रहा है तो पीपल्स पार्टी एक भी इत्तेहाद में नहीं लेकिन हुकूमती इत्तेहाद में शामिल है और उसमें उनकी बड़ी ख्वाहिश है सब लोगों की कि कोई इस तरीके से मामला हो जाए कि इंतखाबात में नुकसान हो। क्योंकि बड़े
जो अब तक जो के कट हो रहे हैं और मुसलसल उनके लोग उनके साथी उन्हें छोड़ते जा रहे हैं, उसकी जो भी वजूहत है 9 मई के बाद तो बहुत सारी ऑब्वियस हो चुकी भी है के साथ चुके, और शायद उनको मिलिट्री को फेस भी करना पड़ जाए, क्योंकि जो उनके अपने साथियों के बयान है और आने वाले दिनों में जो चीजें सामने आएंगी तो वो इशारे कर रही हैं कि जो पीटीआई की सारी क्यादत है बड़ी, वो इसके अंदर दामे दर में उसमें शामिल है। तो अब आप आज जो इत्तेहाद होने जा रहा है उसमें असल इशूज ये हैं कि पीटीआई के ज्यादातर लोग जो चाहे जीटी रोड से हैं, साउथ में तो है ही है कि पीपल्स पार्टी ने काफी हिस्सा बड़ा उसमें से उठाया और पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी ने, लेकिन नून के लोग तो जीते हुए हैं जीटी रोड पे सारे के सारे, और पंजाब के अंदर उनके बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट मौजूद हैं जो दुबई में, चूंकि ये सारे इकट्ठे हुए हैं। और पीडीएम जब पहली दफा बना था तो नवाज शरीफ साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब को ये ऑफर की थी कि जहां आपके पंजाब में पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे, एक तो जीते हुए हैं और जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं जैसे गिलानी फैमिली है, मखदूम अहमद महमूद के लोग हैं और ये कमर जमान कायरा वगैरह हैं, इनको हम एडजस्ट कर देंगे। मुस्तफा नवाज खोकर उस वक्त पीपल्स पार्टी में कि इन सबको हम आपको सपोर्ट कर देंगे। पीडीएम छोड़ के चले, पार्टी को इंतखाबी ताज नहीं है। तो अब वो जो सिचुएशन बनी है कि कैंडिडेट्स आ रहे हैं जो पीटीआई के निकले हुए हैं, पार्टी में आ रहे हैं और जरदारी साहब भी एक बड़ा चंक चाह रहे हैं। जाहिर है मुस्लिम लीग नून जहां इत्तेहाद में हुकूमत के, लेकिन वो अपनी पार्टी को तो नहीं छोड़ेंगे। जैसे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी किसी को एंट्री देने के लिए तैयार नहीं है और निगरान हुकूमतें बननी है, सिंध में भी बननी है और जाहिर है बलूचिस्तान में भी बननी है। तो ये वो सारे अमूर हैं, निगरान मरकज और बलूचिस्तान में भी बनना है। चूंकि जो मर्जी कहे राजा रियाज साहब ने वही बात माननी है जो जरदारी साहब कहेंगे, जो नवाज शरीफ कहेंगे। राना साहब, आपने केयरटेकर गवर्नमेंट्स की बात की। केयरटेकर गवर्नमेंट्स के हवाले से वफाक में निगरान वजीर आजम के लिए कौन से नाम जेर गौर हैं? और स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नजम सेठी निगरान वजीर आला पंजाब के बाद निगरान वजीर आजम पाकिस्तान के भी मियाँ नवाज शरीफ के उम्मीदवार हो सकते हैं? देखिए, आपने कहा वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ही तय करेंगी, राजा रियाज साहब ने वो मान लेनी है बात, जो मैं कह रहा था आपको। अब आ गया नजम सेठी का सवाल। नजम सेठी को अभी नजम सेठी की नफरत नहीं है, नजम सेठी का मुकाबला ज़का से था जो आसिफ अली के दोस्त भी हैं, ताल्लुक भी है और जरदारी साहब दोस्ती निभाते हैं और उनका पार्टी का कोटा था। और यही वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर नजम सेठी साहब जो इस वक्त दुबई में बैठे हुए एक प्रॉपर्टी टाइकून है उनका, और उन्होंने जोर डलवाया था मोहसिन नकवी साहब से कि उनको क्रिकेट बोर्ड की सरबराही में रखा जाए, तो अगर वो मना लेते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं। लेकिन जरदारी साहब नहीं माने, तो इसलिए नजम सेठी साहब को फारिग होना पड़ गया वहां से, वो हट गए। इसी तरह तारिक मलिक चेयरमैन नागरा के ऊपर जरदारी साहब ने सिफारिश की, जो इधर पीएमएलएन ने नहीं मानी, तो उनको भी जाना पड़ गया। अब नजम सेठी हो, मोहसिन बेग हैं, हमारे जनरल सीनियर साथी हैं, वो मौजूद हैं। और आप ये देखें कि इसके में नाम आ रहा है, एक और लाहौर से मीडिया चैनल के ओनर हैं, उनका नाम आ रहा है, और कई लोग इस वक्त दुबई में जो मुतमन्नी हैं वो मौजूद है। लेकिन बहुत सारी चीजें जो नाम सामने आ जाते हैं कई दफा वो होते भी नहीं है, और डार्क हार्स आखिरी वक्त में कोई और निकल आता है। तो अभी ये चूंकि टाइम मौजूद है और मुशावरत नवाज शरीफ और जरदारी साहब में, वहाँ मरियम नवाज बराह रास्त मौजूद हैं जो यहाँ पे भी मुख्तलिफ हल्कों से मीटिंग्स करके फिर वहाँ पहुंची हैं, और सारी चीजें सामने हैं कि जी क्या चलना है। तो ये सारी वहाँ पे ज़ेर बहस है गुफ्तगू। सही। राना साहब, एक बहुत अहम सवाल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया था और अब भी वो दोनों ही बैठ के मामलात को तय कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान सारे खेल से आउट हैं या इंटेंशनली आउट किए गए? मेरी मालूमात के मुताबिक जरदारी साहब के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से। देखें, ये कहानी चलती रहेगी और इलेक्शन हो सकता है कि बड़ी शदोमत के साथ ये तीनों पार्टियां आपस में खूब टिका के लड़ें, और चूंकि जाहिर है कि वो कट टू साइड हो रही है पीटीआई और तहरीक इस्तेकाम पार्टी है, और मतलब ईद के बाद परवेज खटक साहब की एक बड़ी पार्टी केपी के लिहाज से वो भी सामने आ रही है। एएनपी अपना इलेक्शन लड़ना चाहती है, मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान और केपी में बड़ा ठीक ठाक हिस्सा मांग रहे हैं। तो ये सियासी जमातों की जंग होती है, और ये वो जंग है जो इन्हें इमरान खान ने कम से कम सबको सबक दिया है कि आखिरी हदों पे ना जाएं, बदतमीजियों की सियासत के अंदर लड़ाइयों को जातियात पे ना ले जाएं। तो ये सियासतदान है, सियासत भी करेंगे, लड़ेंगे भी सही, कहीं ताद करेंगे, कहीं पे आपस में लड़ेंगे, और बहुत सारी जगहों पे पीपल्स पार्टी और नून लीग को हम आपस में लड़ता हुआ देखेंगे कि वो नजर भी आएगी, लड़ाई हो रही है।
सही। राना साहब, एक सबसे अहम सवाल जो है, मालूमात ये भी हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में वापस लंदन जाने के बजाय वो दुबई में भी बैठें और वहीं से जो है ना पॉलिटिकल कैंपेन को लीड करें, क्योंकि अभी तक उनकी वापसी के हवाले से क्लैरिटी नहीं है। आपके पास क्या इत्तला है? क्या वो वापस आके ग्राउंड से इलेक्शन को लीड करेंगे या फिर दुबई प्लान के तहत दुबई से इलेक्शन को लीड करेंगे? नहीं, दुबई लंदन तो ये है ना कि जी दुबई में उन्होंने मतलब एक फिजा चेंज हो गई। वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब भी जाएंगे उम्रे के लिए शायद, और सबके लिए इजी आना जाना हो सकता है। मौलाना फजलुर रहमान, आपकी और हमारी इस गुफ्तगू के दरमियान में उनको भी बुला लिया जाए कि आज हमारा कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक है, अब आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आप हमारे जो इस वक्त इंतखाबी हुकूमती इत्तेहाद है उसके सरबराह हैं, तो बात कर ली जाएगी उनके साथ भी। ये चीज़ें चलती रहनी है और नवाज शरीफ को फ्रंट से आके ही लीड करना है इलेक्शन। चाहे वो अहल होते हैं या नहीं होते हैं, वो पाकिस्तान पहुंचेंगे और अदालत से तो उन्होंने राहदारी जमानत लेनी है। ओपन एंड शट केस है अब उनका मरियम नवाज की बरियत के बाद, क्योंकि उसके अंदर बड़ा इशू मौजूद नहीं है कि वो सॉल्व ना हो सके और उनकी जमानत हो जाएगी। वो केस भी 2-3 पेशियों का रह गया जिसमें नवाज शरीफ साहब को सजा है और सजा सस्पेंड है। दूसरा केस तो वो है जज अरशद मलिक का, जो पहले ही मुतराज़े है कि जज साहब को तो अदालत खुद बरतरफ कर चुकी, लेकिन उनकी दी हुई सजा मौजूद है जिसमें जमानत पे है नवाज शरीफ, और वो इश्तिहारी इसलिए हुए कि वो वापस नहीं आए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई वो बड़ा काम रह गया, लेकिन 16 सितंबर पे मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद इन सब चीजों के लिए वो देखेंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो उससे पहले भी आ जाए। राना साहब, जो सबसे अहम चीज़ हमें नज़र आती है इस वक्त 3-4 चीज़ें मौजूद बहस हैं। एक मियाँ साहब की मुमकिना वापसी और उनकी नाअहली का खात्मा, जो कि हम देख रहे हैं कि जिसके लिए कार्रवाई जारी है। कुछ लोगों का ये ख्याल है वो चौथी बार भी वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। लेकिन एक कयास ये भी मौजूद है कि मियाँ शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे अगले इंतखाबात के बाद ही, और बिलावल भुट्टो उनके वज़ीर ख़ारजा होंगे। तो आमिर इलियास राना को क्या मंजर नज़र आता है अगले आम इंतखाबात के बाद? देखिए, बहुत सारा कबल अज़ वक्त है, अभी इंतखाबी इत्तेहाद बनने हैं, टूटने हैं, और इलेक्शन अगर PMLN ज़ाहिर अक्सरियत से जीती है तो फैसला नवाज शरीफ ने करना है, और नवाज शरीफ अगर खुद नहीं है तो वो मरियम नवाज को ले जाएंगे। ये मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ की बजाय वो मरियम नवाज को प्रेफर करेंगे। मरियम नवाज के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि शायद तक इस्टेब्लिशमेंट के हल्कों में काबिल कबूल नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं नताइज ही फैसला करेंगे कि कौन काबिल कबूल होगा, कौन मुस्तरद होगा। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी का भी है कि अगर वो जीतते हैं तो जाहिर है कि फिर आसिफ अली जरदारी ने चाहे वो अपने बेटे बिलावल को नामजद करें और वो खुद भी आ सकते हैं, जैसे कहीं नाम ही नहीं था कि वो सदर मुमलिकत के लिए आएंगे और उन्होंने अपने आप का नाम दे दिया। लेकिन जाहिर है कि वो उनकी ख्वाहिश यही है कि बिलावल भुट्टो वजीर आजम बने, और ये सियासत इसी चीज का नाम है कि जो जिसकी लेगेसी लेके फिर रहा है वो उसी तरफ ही जाएगा। शहबाज शरीफ तो रिटायरमेंट सेटअप, अगर वो मरी आदत है या नवाज शरीफ आती है तो फिर वो प्रेफर करेंगे कि वो पंजाब में आला बनने के, अगर उनकी पार्टी वहां पे अक्सरियत में आती है। क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल बनना है तो फिर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं उस वक्त कि क्या माहौल बनेगा, लेकिन अभी इलेक्शन अनाउंस होना है और अभी बड़ा कब वक्त होगा। यही है इनके पास और यही लोग होंगे मौजूद। राना साहब, आपने एक बहुत अहम नुक्ते पे बात की, और ये बात मैंने एक से जायद जगह पे मेरे भी इल्म में आई है। आपने कहा बिलावल भुट्टो की जगह आसिफ अली जरदारी खुद भी सामने आ सकते हैं। तो क्या ये ऑप्शन है आसिफ अली जरदारी साहब के पास कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार बने? क्यों उनके पास क्यों ऑप्शन नहीं है? यहाँ फारूक लगारी मरहूम जो सदर पाकिस्तान थे, और फिर जब 2002 में इलेक्शन हुए तो वो अपनी पार्टी का इत्तेहाद लगा के और सदर मुशर्रफ के साथ मिलकर वो वज़ारत उज़्मा के बड़े तगड़े उम्मीदवार थे कि उनको वज़ीर आज़म बना दिया जाए। कि हम सोचते हैं ना कि सदर पाकिस्तान की हैसियत से आप रह चुके हैं, तो वो तैयार थे, जिस तरह फारूक लगारी MLA बनने के लिए तैयार हो गए थे सदर पाकिस्तान के बाद। आमिर इलियास राना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और आपने अपनी राय हमारे सामने रखी जो इस वक्त पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स दुबई में हो रही हैं। और एक अहम बात आपने ये कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार अकेले बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं बल्कि आसिफ अली जरदारी भी हो सकते हैं। तो ये बहुत अहमियत का हामिल नुक्ता है। नाज़रीन, इस वक्त जो दुबई में नेगोशिएशंस हो रही हैं या जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें बुनियादी तौर पर 5 सवालात के जवाबात के गिर्द कहानी घूम रही है, और इसमें असम्बलियों की तहलील से लेके इंतखाबात के इनकाद, निगरान वज़ीर आज़म के इत्तफ़ाक़ राय से लेकर इंतखाबी एडजस्टमेंट्स तक डिस्कस हो रही हैं। लेकिन क्या मामला सिर्फ यहीं तक है या फिर चार्टर ऑफ इकॉनमी और चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स की भी बातचीत हो रही है? आसिफ अली जरदारी के पास एक ऐसा कौन सा पत्ता है जो एक बार फिर
वो खेलने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सामने रखेंगे और मियां नवाज शरीफ को उस पर मनाने की कोशिश करेंगे, वो पत्ता चार्टर ऑफ इकॉनमी है या चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स, इसका अंदाज़ा हमें आने वाले दिनों में होगा। लेकिन आसिफ अली जरदारी के पास कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन मौजूद हैं, वो किस तरीके से मियां नवाज शरीफ को कायल करते हैं इसका फैसला भी रहता है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।